डोनेट्स्क के सोलेडार में रूस का जबरदस्त अटैक हुआ। एक्स्ट्रा फोर्सेस के साथ रूस ने यहां पर जोरदार हमला बोला। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी जानकारी दी है। रूसी सैनिकों ने सोलेडार शहर का बाकी हिस्से से संपर्क काट दिया है। ये देखिए तस्वीरें, और इसी बात का डर है पूरी दुनिया को कि अब रूस का यानी कि व्लादिमीर पुतिन का अगला कदम क्या होगा। क्या ये विध्वंसक होगा? और यूक्रेन के खिलाफ वॉर में रूस की बड़ी कामयाबी। आज सोलेडार में शहर को सरेंडर कर सकता है यूक्रेन। शहर में अपने बचे कुचे सैनिकों को निकाल रहा है यूक्रेन। रूसी सेना के दबाव के आगे यूक्रेन ने घुटने टेक दिए हैं। तो यूक्रेन साल में क्या ये पहली बड़ी हार देखने वाला है या देख रहा है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ सरेंडर करने की खबरें आ रही है, अपने सैनिकों को हटाने की खबरें आ रही है, ये सवाल उठता है कि दावे बड़े बड़े थे यूक्रेन के। साल की शुरुआत में ही निर्णायक हमले करने के दावे ज़ेलेंस्की ने किए, उनके सैन्य कमांडर्स ने किए, लेकिन अब देखिए तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। और इस शहर से अब यूक्रेन अपने बचे खुचे सैनिकों को निकाल रहा है। तो नए साल में रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से यह बहुत बड़ी खबर है। यकीनन इससे यूक्रेनी सैनिकों का मोराल गिरेगा और पुतिन के हौसले बुलंद होंगे। आइए सोलेडार शहर के सरेंडर से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपको हम देते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहां पर अभी इस वक्त है। तो ज़ेलेंस्की का सरेंडर, रूस का सोलेडार शहर, यूक्रेन ने सोलेडार शहर को खाली करने का फैसला कर लिया है। जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं, हम आपको मानचित्र के जरिए भी ये दिखा रहे हैं कि वो शहर है कहां, वो इलाके हैं कहां। या ये आप देख सकते हैं कि सोलेडार देखिए इस पॉइंट पे यहां पे है, और यहां से अब जो यूक्रेन की फौजें हैं वो वापस भागती नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले बड़े पॉइंट्स की तरफ। शहर को आज ही रूस के सामने सरेंडर करने की तैयारी है। तो एक और शहर रूस के कब्जे में आ जाएगा। बाखमुट के आर्टोवोमस्क से भी निकलने की तैयारी यूक्रेन की सेना कर रही है, और दोनों इलाकों में यूक्रेनी सैनिकों के लिए टिके रहना अब नामुमकिन है। तो दावे एक तरफ थे, लेकिन सच्चाई आपके सामने। घायल यूक्रेनी सैनिकों से भरे पड़े हैं दोनों इलाके। इस वक्त बड़ी संख्या में घायल सैनिक वहां पर मौजूद है यूक्रेन के। ज़ेलेंस्की ने डोनबास की लड़ाई में अपने सैनिकों की साहस की सराहना की है। सैनिकों का जो साहस था उसकी सराहना तो की है, लेकिन वो शहरों को बचा नहीं पाए। तो अब बड़े सवाल क्या उठते हैं, जरा उस पर भी हम गौर करते हैं कि इन सब स्थितियों से जो नए सवाल पैदा हुए वो क्या है। क्या इन शहरों के सरेंडर से डोनबास की लड़ाई में कमजोर पड़ जाएगा यूक्रेन? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि डोनबास को लेकर तो दावा बहुत बड़ा था और शुरू में कह दिया गया था कि डोनबास हो, क्रीमिया हो, यहां से हम रूस को निकाल देंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, नेवी कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह सर, पहला सवाल आप ही से। दावे हमें याद आते हैं साल की शुरुआत में और तस्वीर कुछ और नजर आती है। क्या वाकई में डोनबास में, क्रीमिया में, यहां तक बढ़ के जो दावे थे उसकी हवा रूस ने निकाल दी है? बिल्कुल सही। मैं आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जो एक रशिया की स्ट्रेटेजी है वो बड़ी सोची समझी सुलझी स्ट्रेटेजी है। वो रशिया अपना, जैसे बोलते हैं कार का प्रेशर जैसे पैडल बढ़ा रहा है, वो उतना ही बढ़ा रहा है जितना रिक्वायर्ड है। वो अपनी उतनी ही आर्म फोर्सेस को यूज़ कर रहा है जितनी उस समय रिक्वायर्ड है। ज़ेलेंस्की के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो पूरा डिपेंडेंट है अमेरिका और नाटो की सप्लाई पर, आर्म सप्लाई पर। जितनी सप्लाई उनकी हो सकती है उसी से वो वॉर कर रहे हैं। रशिया एक बहुत बड़ा देश है, सैन्य देश है, तो वो अपने हिसाब से उसको वॉर को बढ़ा रहा है। और डोनबास में जो है उनका एक मेन मकसद है कि पूरे ईस्टर्न यूक्रेन को अपने उसमें कब्जे में ले लेना। जैसे उन्होंने क्रीमिया से शुरू किया, फिर उन्होंने जो ब्लैक सी एरिया किया, धीरे धीरे करके वो अपने कब्जे में लेता जा रहा है। और वहाँ की पॉपुलेशन जो भी उनको सपोर्ट करती है, ये एक बहुत बड़ा कारण है उनकी पॉपुलेशन। मेजर बात अभी आपने कही है कि रशिया ने अपने गेयर्स बदल दिए हैं, लेकिन ये जो गेयर बदले गए हैं उसके तहत क्या वो पूरी तरीके से कब्जे की तैयारी के तहत आगे बढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, या पूरी तरीके से एक और दबदबा कायम करने में वो अभी तक यूक्रेन पर कामयाब रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को उन्होंने आकर कैमरे के सामने सरेंडर की बात बोलने पर मजबूर कर दिया? सरेंडर से पहले सोलेडार शहर में मुश्किल में है यूक्रेनी सैनिक। मोर्चे पर बचे खुचे
यूक्रेनी सैनिक ही वहां पर जंग लड़ रहे हैं। सोलेडर शहर पर कभी भी रूसी फौज का कब्जा हो सकता है। अब वहां पर यूक्रेनी फौज की संख्या अब कम होती जा रही है और इसलिए यह बात कही जा रही है कि रूसी फौज जल्दी इस इलाके को अपने कब्जे में ले सकती है, यानी कि यह शहर यूक्रेनी कब्जे से निकल सकता है। एसपी सिंह सर, ये हम इस क्या माना जाए कि ये एक कदम पीछे खींचकर फिर आगे बढ़ने की प्लानिंग तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका से पूरा बैकअप मिल रहा है। पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बाद अब अमेरिका ने फिर से घोषणा की है कि हम और मदद करेंगे हथियारों से। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सोलेडर का सरेंडर हो रहा है, ये साथ कोरिलेशन है बखमुख और क्रेमाटोस के साथ। ये है एक इनका नोडल पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सप्लाई चेन के लिए, और रूस के लिए है बहुत आवश्यक है कि इसको कैप्चर करें और उसको मकसद अचीव कर रहे हैं। रूस का जो एम है शुरू में ही था कि हमने ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना है, और उसी एम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। नाटो देशों ने 30 देशों ने जो सप्लाई चेन किया प्रॉक्सी वॉर के अंदर, उसके साथ ज़ेलेंस्की को एक शह मिली हुई थी कि हम लड़ सकते हैं, और लड़े भी हैं यूक्रेनी फौज में बहादुरी के साथ। पर पॉइंट ये है कि लेकिन ये शहर तो वहां से निकल रहा है, और यह भी शहर जाएगा, और इसमें क्या है कि इसकी कंसोलिडेशन होनी है पुतिन की। सारे ये 4 ओब्लास्ट जो थे, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन, जो कि स्ट्रेटेजिक विड्रॉल की थी उन्होंने, और विंटर स्नो का उन्होंने फायदा उठाना है और पूरा करेंगे। अभी इसको देखते हुए घबराए हुए हैं वेस्टर्न नेशन और अमेरिका ने भी डिसीजन लिया है कि ब्रैडले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स देंगे उनको। और वैसे भी लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि ब्रिटेन सोच रहा है कि चैलेंजर 2 टैंक्स और जर्मनी शायद लेपर्ड 2 टैंक्स उनको। बिल्कुल, लेकिन तमाम नेटो कंट्रीज की मदद के बावजूद ज़ेलेंस्की को सामने आकर यह ऐलान करना पड़ा कि सोलेडर उनके हाथ से निकल चुका है और किसी भी वक्त यहां पर रूस का कब्जा हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर, यूक्रेन को विध्वंसक चाइना लेक रॉकेट देगा अमेरिका। 4000 चाइना लेक रॉकेट से लैस किया जाएगा यूक्रेन को। कोल्ड वॉर के वक्त का यह बेहद खास हथियार है। यूक्रेन को 3.75 अरब डॉलर अमेरिकी मदद का किया गया है ऐलान। तो यह जंग किसी भी हाल में आने वाले वक्त में खत्म होने के आसार नहीं है, और ऐसा लगता है कई बार अमेरिका के कदमों को देखते हुए कि अमेरिका यह सुनिश्चित कर रहा है, यह तय कर रहा है कि यह जंग किसी भी हाल में खत्म ना हो। लेकिन इतनी जबरदस्त मदद मिलने के बाद भी यूक्रेन के हाथ से अब सोलेडर निकलने जा रहा है। सोलेडर का सरेंडर कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, इस पर आगे करेंगे बात। लेकिन पहले इस अमेरिकी हथियार से जुड़ी कुछ और जानकारियां देख लेते हैं। यह यूक्रेन के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है, यह समझिए। यूक्रेन को अमेरिकी जूनी रॉकेट मिल रही है। जूनी रॉकेट को सबसे पहले 50 के दशक में डेवलप किया गया था। यूएस नेवी के चाइना लेक इंजीनियर्स ने इसे डेवलप किया था। जूनी रॉकेट की विशेषता क्या है, ये आपको बता रहे हैं। इसी वजह से इसे चाइना लेक रॉकेट के नाम से भी जाना गया। ये बड़ा हथियार अब यूक्रेन के पास होगा। कोल्ड वॉर के समय काफी चर्चित रहा था जूनी रॉकेट, और अब इससे यूक्रेन को लैस करने की तैयारी है। तब इसकी मारक क्षमता के काफी चर्चे हुआ करते थे, लेकिन आज के इस दौर में यह कितना इंपॉर्टेंट साबित होगा यूक्रेन के लिए, एनालाइज करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया। जूनी रॉकेट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आप इस कदम को कैसे देखते हैं? एक तरफ लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज पर कि पुराने हथियार, पिटे हुए हथियार जो हैं वो यूक्रेन को मुहैया कराए जा रहे हैं, और अब जूनी रॉकेट सिस्टम को लेकर ये बड़ी खबर कैसे देखते हैं आप? इससे कितनी बड़ी मदद मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, 2 बातें साफ है। पहली बात कि आपने कहा कि ये रूस के लिए आर पार की लड़ाई है। मैं तो कहता हूँ अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी आर पार की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया बढ़त बढ़ा रहा है, और ये क्यों नहीं मानते कि रशिया भी कोल्ड वार टाइम के ही हथियार अभी यूज़ कर रहा है, अभी तो आधुनिक हथियारों पे पहुंच ही नहीं रहा। और दूसरी बात, जो जितना भी उनका कारखाना ख़त्म हो रहा है उतना ही प्रोडक्शन वो बढ़ा रहे हैं।
तो रूस भी एक रूस अकेला इतना शक्तिशाली है कि वो डट के सारा सामना कर रहा है पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ का। अब यूरोपियन कंट्रीज़ के पास हथियार नहीं, अमेरिका के पास में कोल्ड वॉर टाइम के हथियार है। अमेरिका का डिपेंडेंसी वो बनाए रखना चाहता है यूक्रेन पे। तो लड़ाई जो है अमेरिका के लिए भी बराबर की है कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि रूस ने अभी अपने असली हथियार निकाले ही नहीं? निकाले हैं निश्चित रूप से, क्योंकि रूस के अगर आप कंपैरिजन करेंगे रूस का और वेस्टर्न कंट्रीज के हथियारों का, तो रूस बराबरी पे है और कितने प्रतिशत हथियार अभी इस्तेमाल किए हैं ये। और दूसरा बात कि देखिए ब्रिटेन का अगर हथियार निर्माण कंपनीज को देखेंगे उनमें भी लगभग 23% इजाफा हुआ है हथियारों के निर्माण का। तो यूरोपियन कंट्रीज के पास हथियार नहीं, अमेरिका के पास हथियार है। अब अमेरिका कितना यूरोपियन कंट्रीज को प्रोडक्शन और हथियारों की डिपेंडेंसी, क्योंकि अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि यूरोपियन कंट्रीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोपियन कंट्रीज इंडिपेंडेंट होके खड़े हो जाएं ताकि अमेरिका पे डिपेंडेंसी उनकी खत्म हो जाए। तो अमेरिका उसको बरकरार रखना चाह रहा है। दोनों तरफ बह है कि अमेरिका अपने सुपरमेसी कायम रखना चाहता है, रशिया को भी डिफीट करना चाहता है। रशिया को ऐसे ही नहीं छोड़ने देना चाहता। अगर छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगा यूरोपियन कंट्रीज के लिए और अमेरिका के लिए। वेस्ट तो अभी तक यही स्पेक्यूलेट कर रहा था कि अपने आउटडेटेड हथियार रशिया इस्तेमाल कर रहा है। अब सर बदली रणनीति देखिए, रशिया भी वीडियो जारी करता है। कुछ दिन पहले पुतिन अपनी सैन्य क्षमता को परखने के लिए खुद वहां पर गए थे, नए हथियारों के बारे में जानकारी ले रहे थे। इस पर चर्चा करने से पहले ये देखिए बेलारूस में रूसी सैनिकों के जमावड़े को लेकर भी अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूसी सैनिकों के कैंप के वीडियो सामने आ रहे हैं। दोनों देश लगातार ज्वाइंट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और वॉर में बेलारूस की डायरेक्ट एंट्री पर कयास तो उसी वक्त से लगाए जा रहे हैं जब पुतिन खुद इस बात को लेकर अश्योर कर चुके हैं कि अभी रणनीति बदलने वाली है। रणनीति इस लिहाज से भी बदल रही है कि जिस तरीके से यूक्रेन अभी तक वीडियोस जारी करके तमाम दावे करता था, आज वही चीज रशिया कर रहा है। रशिया की तरफ से वीडियोस जारी होते हैं, सैन्य क्षमता दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि बदलती रणनीति के तहत कौन कौन से इलाके हैं जो अब वो अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। और उसी का नतीजा है कि अब कब्जा हो चुका है। ज़ेलेंस्की साफ तौर पर सामने आकर मजबूर हो चुके हैं सरेंडर की बात कहने को। समझते हैं कि बेलारूस को लेकर खबरें क्यों लगातार सामने आती है, क्योंकि रूसी सैन्य जमावड़े का मतलब बेलारूस के साथ मायने कितना रखता है, इसका असर क्या हो सकता है। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि बेलारूस में पहली बार भारी संख्या में रूसी सैनिकों की तैनाती बड़े संकेत दे रही थी। हालांकि सैनिकों का यह जमावड़ा वॉर ड्रिल के नाम पर ही वहां पर डिप्लॉय किया गया, लेकिन वॉर में बेलारूस की सीधी एंट्री के कयास लगातार बढ़ते जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही बेलारूस लगातार रूस के समर्थन में हमेशा रहा है। ऐसे में पुतिन की उनके साथ की गई बातचीत बदली रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि नए साल पर आक्रामक पुतिन ने ही बेलारूस की धरती का इस्तेमाल की बात और संकेत दिए थे। इसीलिए महत्वपूर्ण है, खास बात यह है कि अगर बेलारूस से अटैक शुरू हुआ तो यूक्रेन को दक्षिण के साथ साथ उत्तर का मोर्चा भी संभालना होगा। कितना बड़ा चैलेंज होगा सिंह सर, मेरा सवाल आपसे इसको लेकर है। कितना बड़ा चैलेंज अब पुतिन और बेलारूस को साथ लाते हुए खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि कब्जों को लेकर सरेंडर करने पर वो मैं बार बार दोहरा रही हूं ज़ेलेंस्की को मजबूर कर चुके हैं। देखिए सुरभि, जो आपने क्वेश्चन पूछा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। रशिया जो है, आप देखिए शुरू से उसका जो एम क्या है, उसका एम था कि यूक्रेन जो है नेटो कंट्रीज के साथ ना ज्वाइन अप करे। हाँ। उसको रोकने के लिए सारी उसने जितनी भी प्रयास किए वो इसीलिए किए कि ना करे। जब यूक्रेन इस बात को नहीं माना, उनको स्पेशल ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। इस स्पेशल ऑपरेशन में वो बड़ा क्लियरली यूक्रेन की मिलिट्री पावर को रिड्यूस करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने पूरा ईस्टर्न और सदर्न एरिया को कवर किया। बेलारूस जो है नॉर्थ में एक तरह से एक सपोर्ट है। उनका एम, जहाँ तक मुझे लगता है अभी इस समय स्ट्रेटेजिक एम नॉर्थ को कंट्रोल करना नहीं है। जब शुरू में भी उन्होंने अटैक किए थे कीव पर या खारकीव पर, वो एक डाइवर्जनरी अटैक थे ताकि वो पूरा अपना साउथ में अपना एम लगा के उसको कर सकें, और यही उन्होंने किया। उन्होंने ब्लैक सी एरिया को कंट्रोल किया, डाइवर्जन क्रिएट करके कीव और खारकीव की तरफ, जबकि उन्होंने सिर्फ अपनी फौजें सिर्फ बाहर रोक दी थी कीव और खारकीव में। और यही अभी होने वाला है। ये जो नॉर्दर्न एरिया है ये किया जा रहा है ताकि पोलैंड और बाकी जो कंट्रीज उस तरह से ना आ पाए। एक सपोर्ट सिस्टम रखा है नॉर्थ में ताकि और उसको आगे फैलाव ना हो सके। इस वक्त सर एक और बड़ी खबर आ रही है जंग के मैदान से, जहां पर रूसी सैनिकों के सामने एक नया संकट भी खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में वहां पर रूसी सैनिक बीमार पड़ने लगे। लुहांस्क में 300 से ज्यादा रूसी सैनिक इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। नए साल के पहले हफ्ते में ही बीमार पड़ने लगे हैं सैकड़ों सैनिक। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों के बीमार होने का
दावा किया है। तो रूस की फौज जरूर आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके सामने भी एक बड़ा संकट ये है कि उनके सैनिक जो हैं जंग के मैदान में बीमार पड़ने लगे हैं। राजू सदाना सर, अब एक तरफ तो आप आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपके सैनिक वहां पर बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा ना हो कि रूसी सेना हमने पहले भी देखा है, कहा गया कि बीमार पड़ रहे हैं, डर गए हैं, भाग गए हैं। तो यूक्रेन की तरफ से दावा आया है, इसको 100% सच नहीं मानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो मेडिकल कोर है, जो ब्रांच है, वो भी डॉक्टर हैं, अस्पताल हमेशा फौज के साथ चलते हैं, वो भी हथियार लैस होते हैं और जरूर इंजरीज भी होती हैं, बीमार भी पड़ते हैं। तो इसमें तो आपको लगता है कि यूक्रेन इसको एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करना चाहता है? बिल्कुल, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ठीक है, और देखिए, यूक्रेन को IAV स्ट्राइकर दे सकता है अमेरिका। IAV स्ट्राइकर टैंक से यूक्रेन की मारक क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। पेंटागन के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आइए देखते हैं कि अमेरिका आखिर IAV स्ट्राइकर यूक्रेन को देने पर विचार क्यों कर रहा है, क्या है उसकी वजह। तो यूक्रेन को IAV स्ट्राइकर अमेरिका की तरफ से दी जाएगी, ये सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है खबर। यूक्रेन को IAV स्ट्राइकर टैंक देने की तैयारी में है पेंटागन। यूक्रेन को अगले अमेरिकी मिलिट्री सप्लाई का हिस्सा हो सकता है IAV स्ट्राइकर। इसे बर्फ, कीचड़ और रेतीली जमीन पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। जंग के मैदान में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम है ये टैंक। नए साल पर रूस की आक्रामक रणनीति से निपटने के लिए यह फैसला लिया गया। भारद्वाज सर, यानी अमेरिका को तो कंफर्म पता है कि रूस एग्रेसिव होने वाला है, यूक्रेन को हर तरीके की मदद दी जाएगी। जब ये बर्फ का मौसम हटेगा और जब जमीनें फिर से गीली होंगी तो शायद ये टैंक काम आए। निश्चित रूप से देखिए, ये बात अमेरिका बेखूबी जानता है कि रशिया के पास कितनी आर्म्स की ताकत है, लेकिन सवाल क्या है कि आर्म्स से आर्म्स को ला के खड़ा किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है, युद्ध को और आगे बढ़ाया जा रहा है। नाश किसका हो रहा है? मानवता का नाश हो रहा है, बच्चों की मृत्यु हो रही है। आप देख रहे हो, इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। नहीं, इस पे तो बिल्कुल नहीं हो रही है। युद्ध की शुरुआत में इस पे बात भी हुई थी, लेकिन अब तो इस पे बात ही नहीं हो रही है। ह्यूमन सिक्योरिटी का, जो मानवता का, नैतिकता के मोरल, वो तो खत्म हो गया। और एक सवाल उन एजेंसीज, उन संस्थाओं पर भी है जो इसके लिए पूरी दुनिया में खड़े हैं। क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हो गया कि UN कहाँ है, आप रेड क्रॉस कहाँ है, कोई नहीं है। और हो क्या रहा है कि आपने हथियार को हथियार से रोकने की कोशिश। इसी पर SVP सिंह साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। SVP सिंह साहब, ये तमाम नियम कायदे जो हैं इनको ताक पर रख दिया गया है। कुछ समय पहले मैंने बोला था कि चैलेंजर 2 और लेपर्ड टैंक सप्लाई कर सकते हैं। हाँ। अभी देखें, ये जो IAV स्ट्राइकर है, ये क्या है कि इसको अगर दे भी देंगे इस समय, यूक्रेन को इसके ऊपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग कराएंगे जर्मनी के अंदर। तो ये नहीं, अभी बात हो रही थी कि मानवाधिकार की दुहाई देने वाले तमाम संगठन कहां गए, UN क्या कर रहा है? तमाम नियम कायदों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस वॉर में। वो पॉइंट कवर करता हूं समीर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये समर्स जब आएंगी, विंटर जब खत्म होती है, उस समय सप्लाई चेन और रिसोर्सेज यूक्रेन के लिए तैयार कर रहा है वेस्टर्न नेशन। अभी जो आपका ये पॉइंट है, देखें, ये एक लड़ाई ऐसी लगी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडलेस। इसका एम क्या है? वेस्टर्न नेशंस का एम है एंडलेस वॉर रहे, और रूस का एम क्या है कि मैं ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर कब्जा करूं, क्राइमिया के ऊपर अपना होल्ड पक्का कर लूं। और तो इसमें अगर हम देखें तो ग्रैंड स्ट्रैटेजी ये है, और वेस्टर्न नेशंस चाहते हैं उसकी आर्मामेंट्स जो सप्लाई अमेरिका ने किया है। देखो, नाटो देशों को अमेरिका ने एक तरह का लगा दिया 2%, और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें खर्चा करेंगे। हथियारों की सप्लाई, हथियारों की मार्केटिंग, हथियारों की बिक्री। इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने पर राजी हो गया जर्मनी। फ्रांस और पोलैंड के दबाव में जर्मनी ने अब हामी भर दी है। लेपर्ड टैंक यूक्रेन के लिए हो सकता है एक बड़ा गेम चेंजर। तो लेपर्ड टैंक से यूक्रेन को कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि अमेरिका ने भी यूक्रेन को मदद दी थी। पैट्रियट मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अब ये लेपर्ड टैंक, ये अगर जर्मनी से मिल जाता, हालांकि जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड ने भी हामी भरी है, इससे होगा ये कि यूक्रेन के पास एक बड़ा ब्रिगेड तैयार हो जाएगा। अब समझते हैं कि इस टैंक की आखिर खासियत क्या है, इसके फीचर्स क्या है, यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन को जर्मन मॉडल के बाद अब लेपर्ड टैंक भी मिलने वाला है, लेपर्ड टैंक मिलने वाला है। इसकी खासियत क्या है, इसे समझिए। पिछले हफ्ते ही जर्मनी ने मॉडल टैंक देने का यह फैसला किया था। पहले यूक्रेन को यह टैंक देने पर वो राजी नहीं था, जर्मनी इसके लिए रजामंद नहीं था। अब इसकी खासियत क्या है वो भी आप जान लीजिए। ये 3rd जनरेशन
ये टैंक है और 1965 से ही इसकी ताकत का लोहा दुनिया मानती है। 13 यूरोपीय देशों में इस्तेमाल हुआ है। अफगानिस्तान और सीरिया वॉर का यह हिस्सा रहा है। इस जर्मन टैंक के कई वर्जन मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि इससे यूक्रेन को कितना फायदा होने वाला है। एसवीपी सिंह जी, कितना फायदा मिलेगा इससे यूक्रेन को? देखिए प्रत्युष, यूक्रेन को इस समय जितनी आर्म्स एम्यूनिशन की सप्लाई मिल सकती है वो एकदम तो लागू नहीं होगी, इसको कुछ समय लगेगा। और मैं जैसे अभी कुछ समय पहले बोला है कि ये सर्दियाँ खत्म होती हैं उस समय ये इस्तेमाल होंगे, जबकि ना बर्फ पिघल रही होती है। लेकिन आपने एक और बात कही, हथियार तो मिल रहे हैं लेकिन हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का भी वक्त है। ट्रेनिंग है ना, अभी ये सिर्फ जब विंटर्स खत्म होती है तभी इस्तेमाल कर सकेंगे। और उस समय क्या है ना, ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, ये मॉर्डर भी। और जैसे मैंने ब्रैडले का बोला था और स्ट्राइकर, अब इनका क्या है कि जब ये अटैक करेगा यूक्रेन, प्लान है कि अटैक करो और ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, इनकी इन्फेंट्री एलिमेंट्स कैप्चर के लिए उसको इस्तेमाल करना है। ये इन्होंने, अमेरिका ने इनको स्ट्रेटजी दी है करने के लिए यूक्रेन को, और वो उम्मीद करते हैं। देखें, बट अमेरिका ये भूल नहीं कर सकता ना कि रशिया इस पर नजर नहीं रख रहा। रशिया भी तो इसलिए रणनीति बदल रहा है, ये देखते हुए और ये कहते हुए कि ये सब आउटडेटेड हथियार है। ये वॉर ऐसी रही है कि ना ये कन्वेंशनल रही है और ना ही अनकन्वेंशनल रही है, हाइब्रिड सब कुछ मिक्स हो गया है। 6th जनरेशन 5th जनरेशन सिस्टम सारे पीछे रह गए। हाँ, इट इज आर्टिलरी, मिसाइल, रॉकेट वॉरफेयर, नॉन। अभी ये सोल्डर में जाके हो रहा है के कॉन्टैक्ट वॉर आ रही है, वो भी वेकेट कर रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से। रूस यूक्रेन वॉर के बीच पेंटागन का सनसनीखेज बयान, बायो और केमिकल डिफेंस पर नीति बदल सकता है अमेरिका। रूस और चीन के खतरे ने यूएस को मजबूर कर दिया है, पेंटागन कह रहा है। बायो डिफेंस से जुड़े सीनियर अमेरिकी अधिकारी इयान वॉटसन का ये बड़ा खुलासा हलचल मचा देने वाला है। तो आने वाले वक्त में अमेरिका क्या करने वाला है, इसको लेकर क्या बड़े संकेत दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। वो मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो कैसे इस जंग को इग्नाइट करने का काम कर रहा है, ये लगातार इतने महीनों की जंग में हम देख चुके हैं। और अब एक बार फिर बड़ी चेतावनी जारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से। इसके मायने क्या हैं? आइए दुनिया के सामने पैदा बायो और केमिकल वेपन के इस खतरे को लेकर आ रही खबर की डिटेल समझते हैं। तो ये देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में किसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। चीन प्लस रशिया वर्सेस अमेरिका, बायो वॉर का खतरा है। सोर्स क्या है? पेंटागन। बायो डिफेंस पर स्टैंड बदलने की तैयारी में है अमेरिका। क्या खतरा बढ़ने वाला है? यह बड़ा सवाल है। बायो केमिकल अटैक से बचाव के उपायों पर भी काम शुरू कर दिया गया है, यानी आने वाले खतरे को भांपा जा रहा है और उसके लिए खुद को तैयार किया जा रहा है। अमेरिका को चीन और रूस में ऐसे वेपन पर काम होने हैं। 4 स्तर पर अमेरिकी तैयारी है। काउंटर अटैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीन और जरूरी उपकरणों से लैस किया जा रहा है अपने आप को, और उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बायोकेमिकल वेपन के खतरे क्या हैं? इस्तेमाल में आसान रहते हैं और परंपरागत डिफेंस को आसानी से भेद सकते हैं। बेहद खतरनाक इन्हें माना जाता है। जानबूझकर इस्तेमाल जो है अगर इसका किया जाता है तो इसका तो सबसे बड़ा खतरा है। आसार ही ऐसे बनते नजर आ रहे हैं। एक्सीडेंटल तबाही का भी खतरा रहता है इस तरह के खतरनाक घातक वेपन्स के जरिए। हमारे साथ राजीव सरदाना साहब मौजूद हैं, लेकिन एसपी सिंह साहब, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा था। यह खतरा कितना बड़ा है और आने वाले वक्त में किसी बड़े खतरे का अंदेशा देता हुआ यहां अमेरिका नजर आ रहा है क्या? एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा खतरा है। केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, ये एक ऐसा वेपन है जैसे न्यूक्लियर वेपन जो वहाँ डिस्ट्रक्शन कर सकता है, केमिकल बायोलॉजिकल वेपन भी यही कर सकते हैं। और दूसरा है कि न्यूक्लियर वेपन में आपको दिखता है न्यूक्लियर मूव करते हुए, न्यूक्लियर असेट्स मूव करेंगे, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। मान लो न्यूक्लियर, केमिकल बायोलॉजिकल वेपन ऐसे हैं जब उनको लॉन्च किया जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनको छोड़ दिया गया हवा में, और ये पूरी मासेज, ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेज को नहीं, पूरी मासेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और शहर तबाह हो सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा है पेंडेमिक में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड पे उसका इफेक्ट हुआ था। एक छोटे वायरस के कारण जो फैल गया, ऐसा ही इफेक्ट इसका आ सकता है। तो ये बहुत बड़े विनाश की तरफ इशारा करता है। और एक नए तरीके का के ह्यूमन क्राइसिस को क्रिएट करने की कोशिश भी कह सकते हैं। और आइए समझते हैं कि दुनिया
के सामने पिछले 2 से 3 वर्षों में बायो और केमिकल हथियारों का खौफ कैसे बढ़ा है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। तो चीन के संदिग्ध रवैये से पैदा हुआ बायो वेपन का खतरा, चीन ने दुनिया के सामने कोविड वायरस का सच आने से रोका। अब तक शक है कि कोविड वायरस चाइनीज लैब में पैदा हुआ। इस बीच यूक्रेन में कई बायो लैब होने का दावा रूस ने किया। रूस का दावा है कि ये लैब अमेरिका की देखरेख में चल रहे थे। अब अमेरिका ने रूस चीन से बायो अटैक का खतरा जताया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। कमांडर सदाना, ये जो बातें कही जा रही है, और मुझे याद आ रहा है कि चीन को लेकर तो ट्रंप ने बड़े खुलेआम कहा था कि ये चाइनीज वायरस है। बिल्कुल। और WHO ने उस समय इस चीज को शील्ड किया था एक तरीके से, इस तरह के स्टेटमेंट से बचने की और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश। तो चल क्या रहा है, वाकई में ऐसा कोई खतरा है, और है तो ये कितना रियल थ्रेट है? देखिए, NBC जो कहते हैं, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, ये कोई नया नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। हर देश के पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है और हर देश के पास इसको अपने आप को बचाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, सभी फोर्सेस को दी जाती है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। लेकिन इनका खतरा इतना ज़्यादा है कि ये सिर्फ किसी पे सीमित नहीं रह जाते, ये पूरे के पूरे एरिया में फैल जाते हैं। इसका कोई इंडिविजुअल प्रोटेक्शन को छोड़ के इसके लिए हमारे पास कोई नहीं, लेकिन बचाव नहीं है। देशों की भूमिका है भारद्वाज सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई, चीन पर तो एकदम खुलेआम एक सबसे बड़े सुपर पावर के हेड ने बोल दिया कि ये तो बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज हो रहा है, चाइनीज वायरस है ये, और फिर चीन का नाम आ रहा है। वुहान वायरस के बाद ये सवाल उठा था, ये डिबेट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे थी कि फिक्स द अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स हुई है? आज तक क्या हुआ है? स्टेट ने क्या किया? अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, और जो वाइडर जो कंसर्न है, जो ग्लोबल कॉमन्स जो एक कंसर्न खड़ा हो गया था, उसके लिए किसी ने अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं किया। कोई इंटरनेशनली इस चीज को उठाया नहीं गया। इतना तो रूस ने भी कही थी, ये कहते हुए कि यूक्रेन अमेरिका की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, हर स्तर पर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से सब कुछ एस्टैब्लिश कर दिया गया है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये तो डाइवर्ट करने वाली बात है कि आप यूक्रेन और रशिया के माध्यम से आप बायोलॉजिकल वेपन्स की बात कर रहे हैं, कि आप डर्टी बम्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें। कोरोना तो सर एक रियल थ्रेट है ना दुनिया के सामने, लाखों लाख लोग मर गए। बिल्कुल, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अभी भी फिक्स नहीं हुआ कि कहां से वायरस जनरेट हुआ, कहां पे आया, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंसीज है। सही बात है। तो आने वाले वक्त में ये जंग क्या दिन दिखाएगी, इसे लेकर तमाम आशंकाएं अभी भी सबके जहन में, और हर बड़ी खबर पर लगातार हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एक एक अपडेट से आपको कराते रहेंगे वाकिफ। फिलहाल के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।